आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 4 है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो करते कैसे हैं, पहले आपको इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालना है और फिर इस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, सिंपल है। आपको इस 7 कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ लेना है। 5 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, आगे 5 साइन स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, तो आप इसमें से 5 और इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो आपका 5 s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सिंपल 5 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 आ चुका है जो उधर जाके 1 बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू ये हो चुका है, तो आपका c की वैल्यू 1/√2 आ चुकी है। मतलब कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1/√2 है, जो कि मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ चुकी है। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपका थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आया है। ठीक है, वो 45 डिग्री आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने में 25 से 30 सेकंड तो मिनिमम लग ही जाएगा, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं तो आपको इसमें भी थोड़ा बहुत समय लग जाएगा, 20 सेकंड लग जाएगा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकता हूं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू सिंपल 60 डिग्री आएगी। मतलब इस क्वेश्चन को करने में ना मुझे मुश्किल से 2 सेकंड लगा है, मुझे देखते पता चल गया। जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे ना देखते ही पता चल जा रहा है कि जो थीटा की वैल्यू आ रही है ना, वो आपकी 60 डिग्री आ रही है। देखते ही मतलब यहाँ पे मुझे 60 डिग्री डाल देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने बेसिक तरीके से करोगे ना तो आपको 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको मुश्किल से 8 से 9 सेकंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं देखते बता सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। देखते ही यहाँ पे 30 डिग्री डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और ऐसा आप भी देखते बता दोगे। यहाँ पे मुझे पता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है, यहाँ पे 60 डिग्री डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और यही देख के नहीं, ये छोड़ो, ये भूल जाओ, मैं यहाँ पे ऑप्शंस देख के भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो 60 डिग्री आनी चाहिए। ऑप्शंस देख के, ऑप्शंस और इसको देख के थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आनी चाहिए। यहाँ पे मैं ऑप्शंस देख के और इसको देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू, मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आनी चाहिए। मतलब 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आनी चाहिए। ऑप्शंस देख के और इसको देख के मैं ये चीज बता पा रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं इन ऑप्शंस को देख के और इसको देख के बता सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ रही है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू 30 डाल दो या 60 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शंस देख के मैं कैसे बता पा रहा हूँ, बस आपको ये चीज सीखनी है। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना रहता, मैं कैसे सॉल्व करता, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हल्का सा। तो ये आपका क्या लिखा है, ये आपका बेसिकली ऐसे लिखा है, एस प्लस टी अपॉन एस माइनस टी, ऐसे लिखा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एस प्लस टी और एस प्लस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका एस मतलब सेक स्क्वायर थीटा है और टी मतलब टेन स्क्वायर थीटा है, और आपको भी ऐसे छोटे फॉर्म में ही लिखना है, अदरवाइज सेक थीटा ऐसे टाइम लगता है। ठीक है, तो नीचे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ चुका है जो कि 1 होता है। ऊपर आपका सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर आ चुका है जो कि रूट से कट चला जाएगा, तो आपका सिंपल ये आ जाएगा। इसको करने में मतलब आपको 10 सेकंड लगेंगे ऐसे सॉल्व करने में। अब क्या है ना, अब मुझे ये जो चीज दिख रही है ना, मैं ऑप्शंस देखूंगा तो ऑप्शंस में जो √2 दिख रहा है, ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ही लेके चलना है। तो क्या टेन थीटा में √2 आता है क्या, नहीं। टेन में क्या आता है आपका, जीरो नॉट डिफाइंड आता है आपका, √3 1/√3 ये सब आता है ना। तो √2 आपको टेन में तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपको सेक थीटा में पता है कि √2 आता है 45 डिग्री पे। तो मतलब आपको इसको और इसको ऑप्शंस को देख के पता चलेगा कि यहाँ पे 45 डिग्री ही होगा। 45 डिग्री में डाल दे रहा हूं, 1 प्लस √2 प्लस 1, 2 प्लस √2 मेरा करेक्ट आंसर आ चुका है। मतलब आपको क्या इसमें आपको पता है कितना समय लगा, इसको आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये लिखा और इसको देखना, आपको पता चल गया 45 डिग्री है। आपने तुरंत, आपको मुश्किल से 8-9 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा √2 था, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं √2 आएगा, मतलब मेरा आंसर आ गया 45 डिग्री पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बताता हूँ कैसे करते हैं। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत आसान है। आपको एक बात समझनी है, मैं दो टाइप की वैल्यूज बोलूंगा आपको ना। एक बोलूंगा गुड वैल्यू, मतलब अच्छी वैल्यू है, ऐसे बोलूंगा अच्छी वैल्यू। अच्छी वैल्यू का मतलब जिसमें रूट वगैरह कहीं पे भी नहीं आया रहेगा, वो अच्छी वैल्यू है हमारे लिए। ठीक है, गंदी वैल्यू क्या है या खराब वैल्यू क्या है, जिसमें रूट वगैरह आता है, ये आपकी गंदी वैल्यू हो जाती है।
अब आप एक बात बता दो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे मानो 5 या 10 कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, और मुझे इधर दिख रहा है √3 प्लस अच्छी वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप बता दो यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करूँ ये 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, 5 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैं गंदी वैल्यू में कोई अच्छी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ ना, ठीक है, या गंदी वैल्यू को मैं किसी अच्छी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे √3 आएगा ही आएगा, वो गायब नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं √3 को किसी गंदी वैल्यू मतलब √3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये एक अच्छी वैल्यू बन जाएगी, गुड वैल्यू बन जाएगी, मतलब आप आपको यहाँ पे मुझे रूट नहीं दिखेगा, ठीक है। साथ में एक बात और बता दो, यहाँ पे मान लो √3 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अच्छी वैल्यू है, गुड वैल्यू है, मान लो गुड वैल्यू मान लेता हूँ मैं, गुड वैल्यू है, और मुझे गंदी वैल्यू चाहिए, मतलब √3 मतलब मुझे गंदी वैल्यू चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं √3 से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे अच्छी वैल्यू है तो तभी मुझे इस साइड ये गंदी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब अगर समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अब जो समझाऊंगा ना आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब इरेज कर दो, ये सब फर्जी चीजें हैं। अब जैसे अगर मैं इसको देखूं, अगर आप इसको देखो क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू दिख रही है, क्यों? अगर मैं साइन थीटा में √3 डाल भी दूं ना, तो भी वो स्क्वायर हो जा रहा है। जैसे अगर मैं √3 है मानो गंदी वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दूं तो 3 बन गया कि नहीं, मतलब ये अच्छी वैल्यू बन गई कि नहीं। तो अगर यहाँ पे गंदी वैल्यू होगी भी ना, तो ये अच्छी वैल्यू बन जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर हो चुका है। तो आपको दिख रहा है ये पूरी अच्छी वैल्यू है, ठीक है, ये भी पूरी अच्छी वैल्यू है, और राइट साइड में भी आपको एक अच्छी वैल्यू दिख रही है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये गंदी वैल्यू दिख रही है, और यहाँ पे आपको नहीं पता क्या है, क्योंकि ये साइन थीटा अच्छी वैल्यू भी हो सकती है, गंदी वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे अच्छी वैल्यू है, यहाँ पे अच्छी वैल्यू, यहाँ पे गंदी वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे किसी अच्छी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे √3 देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे मुझे इस √3 को हटाना पड़ेगा, मुझे एक अच्छी वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छी वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे अच्छी वैल्यू, यहाँ पे अच्छी वैल्यू, यहाँ पे मुझे अच्छी वैल्यू बनाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे उसको इस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 किस में आता है? 60 डिग्री में आता है। 60 डिग्री मतलब क्या? √3/2। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको देखते ही पता चल जा रहा है कि भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। इतनी बात आपको मेरी समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ पे जीरो ना होके ना, यहाँ पे मान लो कुछ भी मान लो कि 2 + √3 या कुछ भी मान लो होता, कुछ भी ऐसा मान लो होता, मान लेता हूं बस, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया ना, वो मान लेता हूं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गंदी वैल्यू है, गंदी वैल्यू है कि नहीं? राइट हैंड साइड में गंदी वैल्यू है, मतलब √3 गया नहीं है, और मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अच्छी वैल्यू है, यहाँ पे अच्छी वैल्यू है, यहाँ पे मतलब मुझे गंदी वैल्यू चाहिए, तभी मुझे आगे जाके गंदी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो इस केस में मुझे इस √3 को हटाना नहीं चाहिए था, तो इस केस में मैं किसी और वैल्यू से मल्टीप्लाई करता, लाइक हाफ से कर देता, ठीक है, ऐसे कर देता, क्योंकि मुझे यहाँ पे √3 चाहिए होता है। लेकिन अब मुझे अब यहाँ पे तो चाहिए नहीं, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है भाई कि ये है अच्छी वैल्यू, ये है अच्छी वैल्यू, मुझे इसको अच्छी वैल्यू बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ पे √3 को हटाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो अब आप बताओ, अगर अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया होता, तो आपको इसको देखते ही पता चल जाता कि अच्छी वैल्यू अच्छी वैल्यू अच्छी वैल्यू अच्छी के लिए √3 चाहिए, मतलब 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं, आगे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे जैसे अगर मैं ना ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला देखते हैं पहले, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छी वैल्यू, क्योंकि अगर ये गंदी वैल्यू भी होती है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है, तो अच्छी बन जाएगी। ये अच्छी वैल्यू है, ये अच्छी वैल्यू है, यहाँ पे भी अच्छी वैल्यू, मतलब मुझे यहाँ पे अच्छी वैल्यू चाहिए, अच्छी वैल्यू। और यहाँ पे मैं 0 और 90 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपके पास 3 ही ऑप्शन है, 30 60 45 3 ऑप्शन है। तो मुझे ये अच्छी वैल्यू चाहिए, तो 30 डिग्री पे अच्छी वैल्यू होता है, 60 पे √3 आ जाता है, और 45 पे √2 आ जाता है, मतलब एक ही ऑप्शन है 30। तो मुझे इसको देखते ही पता चल गया कि भाई यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ पे डाल दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करो ना, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको 8 से 9 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे, या 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपको बस थीटा की वैल्यू तो पता चल गई, बस यहाँ पे पुट करना है। जैसे अगर मैं इसको देखूं, तो मुझे पता है ये अच्छी वैल्यू है, ये अच्छी वैल्यू है, मतलब मुझे यहाँ पे अच्छी वैल्यू चाहिए। तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास 0 90 ये नहीं है, तो 30 60 और 45। 45 पे √2 आ जाता है, मतलब गंदी वैल्यू हो गया। यहाँ पे आपका √3 आता है, मतलब गंदी वैल्यू हो गया, मतलब 60 ही आपके पास ऑप्शन बचा है, क्योंकि वहां पे हाफ टू वैल्यू होती है। तो समझ गए ना? मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको देखते ही बता दे रहा हूं कि यहाँ पे अच्छी वैल्यू होगी, मतलब ये 60 डिग्री होगा, मतलब 60 डिग्री मुझे यहाँ पे डालना, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब आप देखो, आप भी देखते ही बता दे रहे हो, ठीक है।
साथ में एक चीज मैं आपको और सिखा रहा हूँ, वो भी बहुत जरूरी है। आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, आपको इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शंस देख के बता दोगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू डाली गई है। ठीक है, ऑप्शन देख के बता दोगे। जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है कि यहाँ पे, इसको मैं देखूंगा तो मुझे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री ही होगा, देखते पता चल जा रहा है। या यहाँ पे मुझे ऑप्शन देख के पता चल जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बेसिकली ये 60 डिग्री होगा, मतलब ये 60 डिग्री मतलब 2 थीटा को 60 डिग्री मतलब थीटा को 30 डिग्री होगा, देखते पता चल जा रहा है। यहाँ पे भी मुझे इन ऑप्शन को देख के पता चल जा रहा है ना कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री आएगा। कैसे? यहाँ पे √3 आ रहा है, मतलब इन दोनों में √3 आना चाहिए, जो कि 60 डिग्री पे ही पॉसिबल होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैं देख के बता दूंगा कि यहाँ पे आपका 60 या 30 कुछ भी डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और सिखाना चाह रहा हूँ, उसको सीख लो बस। उसके बाद तो आपको बहुत ही, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी भी दिखेंगे आप तुरंत कर दोगे बिना पेन उठाए। जैसे अगर मैं अपनी पेन थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। आपको एक बात और समझनी है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि एक सिंगल टर्म आ रहा है, मतलब √3 वाला सिंगल टर्म आ रहा है, और यहाँ पे दो चीजें ऐड की गई हैं। तो दो चीजें ऐड की गई, यहाँ पे सिंगल टर्म आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों में √3 आया होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2√3 और 5√3 को मैं ऐड करूंगा, मतलब देखो मैं दो अलग अलग टर्म ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म बन रहा है कि नहीं? सिंगल टर्म इसलिए बन रहा है क्योंकि दोनों में √3 आया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2√3 और यहाँ पे अगर मैं 5 को ऐड कर दूं, तो क्या यहाँ पे सिंगल टर्म आ पाएगा? जैसे 7√3 आया था वैसे आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तभी आ पा रहा है सिंगल टर्म जब यहाँ दोनों में √3 है। अगर एक में √3 है, एक में नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों में √3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपका सिंगल टर्म नहीं है, आपका दो टर्म बनाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे सिंगल टर्म बन रहा है, मतलब यहाँ पे आपको दोनों में √3 आना चाहिए, जो कि किस पे पॉसिबल होता है? 60 डिग्री पे पॉसिबल होता है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी वैल्यू बन रही है। यहाँ पे तो कुछ भी हो वो ऐड हो ही जाएगा, चाहे √3 हो चाहे √2 कुछ भी हो ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे सिंगल टर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पे सिंगल टर्म आ रहा है, मतलब दोनों में 60 डिग्री आना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा है पे सिंगल टर्म आ रहा है, मतलब इन दोनों में आपका √3 आना चाहिए। तो इन दोनों में √3 आने के लिए 60 डिग्री पे होता है √3 दोनों में, क्योंकि यहाँ पे आपका √3 होता है और यहाँ पे आपका 2/√3 होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन देख के आपको पता चल जा रहा है यहाँ पे सिंगल टर्म आ रहा है, सिंगल मतलब इन दोनों में आपका √3 आना चाहिए, तभी वो √3 ऐड होके एक सिंगल टर्म बनाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, यहाँ पे आपके दो टर्म आ रहे हैं, मतलब एक टर्म आपका √3 वाला आ रहा है और एक आपका अच्छा वाला आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको कि यहाँ पे एक टर्म में √3 आना चाहिए और एक में नहीं आना चाहिए। तो आप या तो 30 डिग्री ले लो या तो 60 डिग्री, कुछ भी ले लो, क्योंकि एक दूसरे के वो उल्टा होते हैं। तो यहाँ पे एक में आना चाहिए, एक में नहीं आना चाहिए। तो आपको 30 या 60 में से कोई भी एक वैल्यू ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। एक दो सॉल्व करूंगा, बाकी आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे ये वाला तो हो गया था। अब देखो मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कैसे सॉल्व करने का अप्रोच क्या है कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म आ रहा है √3 वाला, मतलब कहीं ना कहीं देखो ये तो कुछ भी हो, यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे दोनों में √3 आना चाहिए, जो कि आपको पता है 60 डिग्री में आता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री मतलब 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाई, दोनों में √3 आता है, तो यहाँ पे 3 प्लस √3/2 मतलब 3/4। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर। सॉरी, यहाँ पे मैं स्क्वायर क्यों किया हूँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना था। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल √3 प्लस √3/2, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं 7 करके आ रहा है। ऊपर देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो 7 करके आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे 4/3 आ रहा है। ठीक है, 7/12, 7/12 अपॉन 4 3√3 अपॉन 2, तो ये आपका 6 चला गया है। ठीक है, ये आपका 36 18 और 18 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली √3 से, तो 18 54 हो गया, और यहाँ ऊपर 7√3 हो गया, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे इसको करना था, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक सिंगल टर्म आ रहा है, सिंगल मतलब √3 वाला सिंगल टर्म, मतलब इन दोनों में √3 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डाल दो, मतलब 60 आ जा रहा है, तो सिंपल √3 प्लस 2/√3, जो कि आपको दिख रहा है 5/√3, जो कि 5√3/3 होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बात? कितना आसान है, कितना हमने कितना समय लगा इसको करने में? मुश्किल से आपको 8 सेकंड लगा या इससे भी कम लगा। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो मुझे दिख रहा है पे दो टर्म आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दोनों, एक में आपका √3 आना चाहिए, एक में नहीं आना चाहिए। तो आप 30 डाल दो या आप डाल दो 60, कुछ भी डाल दो। तो मैंने इसको डाल दिया, तो
√3 और प्लस आपका आ गया है 2। ठीक है, तो 2/√3 + 2 किस में आ रहा है? अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2/√3, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कितना समय लगा आपको? 8 सेकंड मुश्किल से लगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ एन आर्क ए बी सी सबटेंड एन एंगल ऑफ 138 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल, एक आर्क है ए बी सी, जो कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है ना, वो है आपका 138। ये आपका 138 डिग्री है। ठीक है, साथ में कह रहा है कि ए बी जो है ना, प्रोड्यूस्ड एट पी देन द मेजर ऑफ सी पी बी। तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है अब जो ए बी है ना, ए बी, ये जो ए बी है, ये सी बी पी आपको बताना है। ये आपका ये है, ये आपका ऐसे जोड़ दो। ये सीधा नहीं है ना, इसको सीधा मत मानना। ठीक है, आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बताना है। कैसे बताओगे? बहुत आसान है। देखो, ये देखो, ये वाला एंगल कितना हो गया? इसका हाफ हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो हैं, एक बार सेंटर पे और एक बार सरकमफ्रेंस पे, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 69। तो ये आपका 180 - 69 हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली 69 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 180 - 69 और इन दोनों का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना भाई, स्ट्रेट लाइन है। तो आपका 180 को, तो आपका सिंपल 69 आ जा रहा है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 69 है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ। आगे अगली क्लासेस में इन पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ना, ये है ए, ये है बी, ये है सी। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, मतलब ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जो कि एक वर्टिसेस इसका कहाँ पे है? सर्कल पे है। और दूसरा जहाँ पे टच कर रहा है ना, ये बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर है। ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली इस वाले साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, तो जो आपका ये रेशियो बनेगा, वो सिंपल 1:3 बनेगा। मतलब ये जो आपका है ना, ये आपका 1:3 में है। ठीक है, और अगर ये 1:3 में, तो इसी के कंपैरिजन में बता रहा हूं, तो ये आपका सिंपल 2 और 2 जाएगा। ठीक है, 2 और 2, क्योंकि आपको पता है ये तो बराबर है ना भाई, ये तो बराबर है ना, ये यहां से यहां तक तो बराबर है। आपको मैंने ये तो गिवन ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है ना कि ये पूरा 1 और 3 मिलकर 4 बना रहा है, तो ये मैंने इसी वजह से 2 और 2 लिखा है। ठीक है, मतलब अगर मान लेता हूँ ये साइड अगर आपको दी होती, मान लो ये आपको मान लो 5 दी होती, तो आपसे पूछ लेता है ये बता दो, तो ये आपको पता है ये 5 है एक की वैल्यू, तो ये पूरा आपकी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ये पूछ लेता तो ये आपका 15 हो जाता। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और एक वर्टिसेस का यहाँ पे बी पे है और ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा 1:3 में होगा। इतना समझ में आ गया? अब इसको देखो, पहली बात तो आपको इसमें ये समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ये सर्कल है, मतलब इसका जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। और ये इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर भी यहाँ पे मीट करते हैं, मतलब ये अगर ऐसे है तो ये इसी पॉइंट से पास होगा। हमने रिजल्ट क्या देखा था? अगर ये थीटा है तो ये आपका 90 + θ/2 होगा। ये तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया। अब आपसे कभी कभी क्या दिया रहता है ना, आपको ये तीनों साइड ए बी सी डी ई एफ, आपको ये तीनों साइड्स दिए रहते हैं। तीनों साइड्स का लेंथ आपसे पूछता है कि भाई मुझे इसका लेंथ बता दो, इसका लेंथ बता दो, इसका, या आपसे पूछ लेगा इसका बता दो लेंथ, या आपको इसका लेंथ पूछ लेगा, या आपको इसका लेंथ पूछ लेगा। तो कैसे करना है? बहुत ही आसान है। अगर आपको इसका लेंथ पूछे, तो आपको एक बार पता है कि पहली बात तो ये इसके बराबर होता है, ये बात आप जान लो। ठीक है, ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ये 90 ये कॉमन और ये रेडियस है, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है, तो आपको पता है, आप या तो एडजेसेंट साइड देख लो। अगर आपको ये निकालना है ना, तो इसके बगल में यही वाली तो साइड है, तो आपको क्या करना है? अगर आपको ये निकालना है, तो आपको ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड लेना है, सम करना है, और ये घटा देना है, उसका हाफ कर देना है, सिंपल। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आपको, अगर मैं कोई बढ़िया कलर ले लूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? ये वाली साइड निकालनी है अगर मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको?
और मैंने आपको क्या बोला कि मुझे ये वाली साइड निकालनी है, मतलब मैं इसके साथ ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये पूरी साइड लूंगा, ये पूरी साइड का सम लूंगा। मतलब मैं सिंपल, अगर मुझे बी डी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए बी प्लस बी सी। मैंने क्या बोला, ये निकालना था तो मैं इसको और इसको पूरा लूंगा और माइनस करूंगा सामने वाली साइड को और इसका कर दूंगा हाफ। समझ में आई बात? जैसे अगर मुझे मान लो कुछ और निकालना है, मान लो जैसे मुझे मान लो निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, मान लो मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, या मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ। देखो मान लो मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली साइड निकालनी है तो कैसे करूंगा, मैंने क्या कहा कि आपको देखना है ये साइड है, मतलब ये वाली साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब मुझे ये और ये पूरा लेना है, जोड़ना है। मुझे ये निकालना तो मैं ये और ये लूंगा, इसको घटाऊंगा, हाफ कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे सी एफ निकालना रहता, ये सी एफ, तो मैं क्या करता, इसके साथ जो जुड़ी हुई दो साइड है, मतलब ए सी प्लस बी सी माइनस सामने वाली साइड ए बी डिवाइड बाई 2। तो ऐसे में कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये निकालना रहता, मान लेता हूँ ये निकालना रहता, तो मैं ये प्लस ये माइनस ये डिवाइड बाई 2 कर देता। समझ गया ना? तो इस तरह से आपको, मैं आपको इसलिए ऐसे मतलब इमेजिन कराता हूँ ना, जिससे आपको फॉर्मूला ना रटना पड़े, आपको ऐसे याद रहे कि ऐसे करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो कुछ और देख लेते हैं, टच वाला। देखो आपको क्या कहेगा कि दो सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है, या तीन सर्कल टच कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, इनको एक रस्सी से बांध दिया ऐसे, या एक रस्सी से ऐसे बांध दिया, या एक रस्सी से ऐसे बांध दिया। तो आपको इस रस्सी की लेंथ बताना है। कैसे बताओगे? बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। आपको सबसे पहले ना हर जगह 2 पाई आर लिख लेना। जैसे अगर मैं इसकी लेंथ बता रहा हूं ना, इसकी लेंथ, यहां पे मैं इसकी लेंथ बता रहा हूं, ये हरे वाले का, यहाँ पे मैं इस हरे वाले का लेंथ बता रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, सब में 2 पाई आर पहले लिख लो। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस जितने सर्कल उतने डायगोनल को ऐड कर दो। यहाँ पे 2 सर्कल है तो 2 डायगोनल, यहाँ पे 3 सर्कल है 3 डायगोनल, यहाँ पे 4 सर्कल है 4 डायगोनल। अगर ये 5 सर्कल भी होता तो भी मैं क्या करता, 2 पाई आर प्लस एन डायगोनल, एन मतलब नंबर ऑफ सर्कल्स और डी मतलब डायगोनल। ये सिंपल इसका फॉर्मूला हो गया बेसिक सा। ठीक है, एन क्या है आपका, नंबर ऑफ सर्कल्स, डी लेंथ ऑफ डायमीटर। ठीक है, कितना आसान था। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट में आपको जब भी कभी, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो, यहाँ पे ए बी सी हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालना बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। तो मैं आपको एक पहले एक जनरल इक्वेशन लिख के बता दे रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 9a² प्लस 5b² प्लस c² इक्वल्स टू 2 को आपको कॉमन लेना है, अगर कॉमन नहीं तो आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, 27a प्लस 20b और प्लस 1/2c। कभी भी आपको ऐसे दिखे या आपको ऐसे ना दिख के आपको कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म में। कैसे, किस फॉर्म में? यहाँ पे आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिखे, उसका कोई भी कोफिशिएंट हो, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेना है, उसके अंदर ए बी सी दिखे। जैसे यहाँ पे भी आपको ऐसा ही दिख रहा है, 2 को कॉमन लेके अंदर ए बी सी दिख रहा है। अगर 2 कॉमन है तो आपको 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ए की वैल्यू सिंपली क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ ए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो और ये आपको 2 को बाहर ही रखना है, 2 को नहीं देखना है, 2 को आपको नहीं देखना है, ये अंदर वाला ही कोफिशिएंट देखना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी रहती तो सिंपल क्या आ जाता आपका, सिंपल क्या आ जाता, 27/9। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए ये है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ये है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी रहती तो कैसे निकालता, 20/5। अगर मुझे सी की वैल्यू निकालना था कैसे निकालता, 1/2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है तो 1/2 आ जाता। अब ए बी सी में कुछ भी पूछे भाई, ए प्लस बी प्लस सी पूछे, 2a प्लस 5b प्लस 3c पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है अब ये चीज कि a की वैल्यू आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे भी 1 है। c की वैल्यू है आपकी 1 है और यहाँ पे b नहीं है, तो b की वैल्यू कहीं ना कहीं 0 होगी। मतलब यहाँ से मुझे डायरेक्ट पता चल गया कि आपकी a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपकी 0 है, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर 2 आ चुका है बहुत ही इजीली।
समझ गए? तो आपको ये रिजल्ट जो है, आपको जो मैंने ये रिजल्ट बताया, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने कल ही बताया कि किसी भी पॉइंट से लाइक अगर मुझे x1 अगर मुझे x1 y1 पॉइंट की दूरी निकालनी है इस लाइन से, कौन सी लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो मैं कैसे का निकालूंगा, मैं सिंपल ये आपकी x और y की जगह डाल देना, मतलब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे डाल देना, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना है, और इसका मॉड लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख देता हूं फॉर्मूले के फॉर्म में। मुझे सिंपली ये वैल्यू यहां पे डाल देनी थी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड, क्योंकि मुझे जो लेंथ चाहिए वो आपकी मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरिजिन है, ऑरिजिन मतलब क्या होता है पता है, ऑरिजिन मतलब 0,0 मतलब एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स की जगह 0 डालूंगा, वाई की जगह 0 डालूंगा, तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स कोफिशिएंट मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आपको और इसका मॉड लेना है, मतलब 48/10 मतलब 4.8 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था लेंथ ऑफ 2, लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, स्पेलिंग गलत हो गई, चलो ऐसे लिख देता हूं, टू पैरेलल लाइंस, क्या बोला था, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना था कि आपको ए और बी दोनों में, दोनों लाइन की क्वेश्चन में सेम रखना था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही देखो, ऐसे ही मुझे पता है ना कि आपको कौन से फॉर्मूले भूलते हो, ऐसे में आपको वो रटा दूंगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है कि मान लो ऐसे कोई, ये आपका वो है प्लेन, और कोई भी लाइन आपकी इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये मानो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, तो आपको ये वाली लेंथ बतानी है, सिंपल ये कहने का मतलब है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी लाइन की क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, और ये मान लो इंटरसेप्ट, मतलब कैसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी, ठीक है, ऐसे काट सकती है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रही है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रही है। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे काट रही है, तो सिंपल देखो, बहुत आसान फंडा है, देखो यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 0 होता है, तो आप x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो आपका ये y निकल के आ जाएगा, मतलब ये निकल के आ जाएगा कि ये y को कहाँ पे काट रही है। ऐसे ही यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, तो आप इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, y की वैल्यू समझते, मतलब ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब ये वाली दूरी निकल के आ जाएगी, और आपको ये वाली दूरी निकालनी है तो आप पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते हो, पाइथागोरस से इजीली निकाल सकते हो। तो ये जो है ना, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये बेसिकली ये जो लेंथ है, ये वाली येलो वाली लेंथ जो है आपकी, ये क्या है आपका, ये बेसिकली लेंथ ऑफ पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस है, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में जो चीज पूछ रहा है वो बेसिकली आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक बार यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल के y निकाल लेना है, एक बार y की वैल्यू 0 डाल के आपको x निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 डालूं, अगर x की वैल्यू 0 डालूं तो आपका y कितना आ जा रहा है, आपको y आ जा रहा है 5, और अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूं तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जा रही है, 12 आ जा रही है। और इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, मुझे ये पाइथागोरस लगा दो ना भाई, आपका ये y आ चुका है, ये आपका x आ चुका है, तो ये आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो इसका आप स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, मतलब रूट ऑफ 12 स्क्वायर, रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जो कि आपका 13 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात, कैसे निकालते हैं इंटरसेप्ट, तो ये भी आपका स्केचेस में पूछा गया है काफी इस बार। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, पहली बात तो आप एक बात ये समझ लो कि अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, जैसे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ठीक है, A1 B1 ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको दिया रहेगा A2 B2, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा इजी पड़े। 2,3 दिया रहेगा, और यहाँ पे समझ लो कि आपका 5,7 दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, अब आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये वाला अगर आपको दूरी निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है, तो कैसे निकालते हैं,
रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। आप a1 माइनस ए टू करो चाहे a2 माइनस a1 करो, क्योंकि आपको वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा और सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सिंपल आप ऐसे देखा करो कि इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा सही रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस देखा करो का होल स्क्वायर प्लस इसको बढ़ा दो b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर और इसका पूरे का रूट सम का, ठीक है। मतलब आपको डिफरेंस देखना है, आपको ये प्लस वैल्यू माइनस नहीं देखना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखा करो, इन दोनों का डिफरेंस देखा करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूं इसको, अगर मैं इस पॉइंट्स का निकालूं ना, इस पॉइंट्स का, ठीक है, ये दो पॉइंट्स दिए थे, तो क्या करूंगा, रूट ऑफ 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, तो आपका सिंपल 5 आंसर आ जाएगा। तो ये 5 इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आ जाएगी, समझ रहे हो, 5। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है द लाइंस x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तब होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे दो लाइंस हैं ऐसे, ये यहाँ पे इसका यूनिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कुछ पॉइंट होगा, लाइक मान लो a1 कॉमा b1 आ गया मेरा ये। अच्छा, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों लाइन की इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व कर देना है एक्स और वाई के लिए, तो आपका एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, वही एक्स कॉमा वाई जो है वो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आ गया। इसका दूरी बताना है एक और पॉइंट से, जो कि क्या है, यूनिक सोल्यूशन है किसका, इसका और इसका। पहली बात तो एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि वाई की वैल्यू जीरो, यहाँ पे डाल दोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों लाइन का ना, इन दोनों लाइन का भी एक यूनिक सोल्यूशन होगा, जो कि मान लो यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, जो कि मान लो आपका a2 कमा b2 आ गया। तो आपको सिंपल करा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, जो कि हमें आती है फॉर्मूला से। तो बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपको इन दोनों लाइन का यूनिक सोल्यूशन निकालने के लिए आपको सिंपल इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू आपको 10 दिया है, माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू आपको 2 दिया है। आप सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो आपका 4x इक्वल्स टू आ जाएगा 8, x की वैल्यू आ गई 2। आप किसी में भी डाल दो, मैंने ऊपर वाले में डाल दिया, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। मतलब आपके जो पॉइंट्स आ चुके हैं, पहला पॉइंट आपका 2,8 आ चुका है, ये पहला पॉइंट है। अब इसमें देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स एक्सिस इक्वल्स टू क्या, एक्स एक्सिस दे रखा है। तो आपको पता है एक्स एक्सिस का मतलब होता है वाई इक्वल्स टू जीरो, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है आपका, एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू ऑलरेडी पता है, अब y की वैल्यू आप जीरो यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो डाल दो, यहाँ पे आप जीरो डाल दो, तो आपकी x की वैल्यू 10 आ जा रही है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ रही है और y की वैल्यू ऑलरेडी जीरो पता है। मतलब जो आपका पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आपका कैसे लिखते हो, x कॉमा वाई लिखते हो, तो यहाँ पे 10 कॉमा जीरो आ रहा है पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है। आपको इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो मैंने क्या बोला, रूट ऑफ इसका इसका इन दोनों का डिफरेंस जो कि आपको दिख रहा है 8, 8 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो कि आपको दिख रहा है 8, 8 का स्क्वायर, तो सिंपल आपका 8√2 आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है। दो लाइन की क्वेश्चन है तो उसका यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, सिंपल वो दोनों लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने पिछली क्लास में दो फॉर्मूला सीखा था, मैं बोलूंगा मैं लिखूंगा नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है पहला फॉर्मूला ये। दूसरा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला पता है तो आपका पूरा आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो ऊपर वाला फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपको पता है 13। अब आपका अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि आपको नहीं दिया लेकिन आप निकाल सकते हो। कैसे, आप इसका स्क्वायर कर दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, आपका 169 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 169 है क्या, ये आपका बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। लेकिन आपको सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आपको माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca करना पड़ेगा, जो आप समझ लो कि आगे आपने कर दिया, अभी लिखा नहीं लेकिन कर दिया है। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है। अब आप ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तब आ जाएगा जब यहाँ से आप 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस कर दोगे। साथ में आपका क्या था यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना, तो यहाँ पे एक माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी आ रहा है,
और आपको 2ab 2bc 2ca माइनस करना है, मतलब दोनों को मिला दूं तो 3abc मतलब 3ab प्लस bc प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ -3ab प्लस bc प्लस ca, जो कि होता है 22। तो इतना मैंने बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। ये आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, इतना ही लिखना है, आपका आ गया आंसर। तो यहाँ से मैं 66 घटा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 13 इंटू 103, तो आपका 13 तिहाई 39 होता है और 13 तिहाई 13 होता है। तो आपका ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। मतलब आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ इतनी ही चीजें लिखनी है, आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर नेक्स्ट दिखाऊं मैं, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला जो होता है, आप पहले यहां से यहां तक सॉल्व करो, इसके बाद यहाँ पे -27 कर देंगे। तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी होता है, जो कि यहाँ पे दिया है। अब आगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे दिया है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है, जो कि आपको यहाँ पे पता नहीं है क्या होगा, उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पे दो चीजें दी हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। लेकिन ये है क्या, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ab प्लस bc प्लस ca चाहिए। तो आप इसमें से घटा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा दो, मतलब यहाँ पे मैंने 15 को घटा दिया, मतलब मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घटा दिया है। तो आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बचा है। लेकिन आपको ab प्लस bc प्लस ca चाहिए, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस देखो मैंने इसको भी बस इतने में लिख दिया। तो अब क्या हो गया, ये आपका 15 माइनस 5 हो गया ना, 10 2 5, तो ये आपका आ गया 50। यहाँ पे -27 और था, तो आपने -27 कर दिया, तो आपको 23 आ गया। तो आपका ये हो गया आंसर। तो आपको क्या इसके लिए 10 फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं, एक फॉर्मूला याद किया, हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहां से मैं आपको दो रिजल्ट और बताऊंगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर ये जीरो, तो ये दो केस में ही जीरो हो सकता है। पहला केस क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो जाए, जो कि हम फॉर्मूला में देख सकते हैं कि फॉर्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी को जीरो कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बाहर रहता है। दूसरा केस क्या है कि अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी है, आप यहाँ पे a इक्वल टू ए, ये तीनों आप बराबर डाल दो, तो आपका देखो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3, मैं 3abc को उधर भेज दिया। ये कब होगा, ये तब होगा, ये इन दोनों कंडीशन में होगा, इनमें से कोई भी कंडीशन हो ये हो जाएगा। यहाँ पे और लिख दे रहा हूं मैं, और। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो सॉरी सॉरी, अगर मैं इसको देखूँ ना, तो ये क्या लिखा है, ये बेसिकली आपका a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो लिखा है। मतलब यहाँ पे सिंपल ये पता है क्या लिखा है, ये है तो प्लस सी, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये है प्लस ही, प्लस यहाँ पे सी की जगह सिंपल माइनस सी कर दिया और कुछ नहीं किया, सी की जगह माइनस सी कर दिया है। तो आपको दिख रहा होगा एक चीज, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में अगर सी की जगह माइनस सी कर दूं तो आपका ये आ जाएगा, और यहाँ पे सी की जगह माइनस सी कर दूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस वही चीज क्या, और कुछ नहीं, मतलब वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये पूरा का आंसर आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आपका ये 2024 में आया है, तो हम इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके साथ ही। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, चार क्वाड्रेंट होते हैं। पहला 0 से 90, 90 से 180, फिर 180 से 270 और 270 से 360, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो आपको एक बात ये समझनी है कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है ना, वहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की, टैन की, कॉट की, सेक की, कॉसेक की, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं 90 से 180 डिग्री पे जाऊंगा ना, तो आपको साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा। ये आपका कॉसेक है। ठीक है, तो आपका इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि कॉस 120 की वैल्यू, आपको पता है 120 इसमें लाई करता है, और यहाँ पे आपका जो कॉस होगा वो निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि tan 210 की वैल्यू जो है, तो tan 210 आपका इसमें ही तो लाई करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे आपकी tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो मतलब इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं वहीं बोल दूं कि आप साइन 185 की वैल्यू बता दो, तो आपको पता है 185 इसमें लाई करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी निगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कैसे याद करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने कैसे याद किया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे मैंने याद किया था।
तो ऑल का ए मतलब यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, स्कूल का एस, एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। ऑल स्कूल टू, टू मतलब टी, टी मतलब टेन, टेन और उसका उल्टा पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। मतलब यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होंगे। मतलब यहाँ पे कॉट की बात करूँ निगेटिव, टेन निगेटिव, सेक निगेटिव, कॉस निगेटिव। यहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब सी का मतलब होता है कॉस, कॉस और उसका उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, समझिए में आगे बात। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी जरूरी है, वो ये है कि अगर आप इस वर्टिकल लाइन से जंप करते हो, मतलब अगर मैं 90 प्लस 30 करूं या 90 माइनस 30 करूं, तो कहीं ना कहीं मैं इस वाली लाइन से जंप कर रहा हूं, या मैं इस वाली लाइन से अगर जंप करूं, मतलब 270 प्लस समथिंग या 270 माइनस समथिंग कर रहा हूं अगर मैं, तो कहीं ना कहीं मैं इस लाइन से जंप कर रहा हूं। तो जब भी मैं इस लाइन से जंप करूंगा, ये वाली जो लाइन है ना, इससे जब भी मैं जंप करूंगा, तो मेरा जो साइन होगा वो आपका कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका टेन है वो आपका कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा या कॉट टेन में हो जाएगा, या आपका जो सेक है वो आपका कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपका कॉसेक है तो कॉट में सॉरी सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं कॉस 90 प्लस 30 करूं, तो 90 से जंप कर रहा हूं, मतलब इस वर्टिकल 90 से या 270 से जंप कर रहा हूं अगर, तो साइन का वो कॉस जाएगा। मतलब अगर साइन 120 है तो साइन 90 प्लस 30 है। ठीक है, तो 90 हट जाएगा क्योंकि 90 से जंप कर रहा हूं, तो बेसिकली साइन का कॉस जाएगा, तो कॉस 30 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? बाकी भी करके बताऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन की, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल। ठीक है, अगर इस लाइन से जंप करूं मैं 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग या ऐसे 360 प्लस समथिंग ऐसे करूं, तो अगर मैं इस लाइन से जंप कर रहा हूं तो नो चेंज। मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अब करते कैसे वो आपको बता रहा हूं। देखो, पहले जैसे यहाँ पे टेन 570 लिखा है, तो 570 मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपका 360 डिग्री हो गया, फिर 180 जोड़ दो तो 540 हो गया। तो 540 प्लस 30 सिंपली क्या है, आप इसको 180 प्लस 30 भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टेन 540 प्लस 30 लिखा है, ये तो लिखा है। और आपको एक बात और पता है भाई, ये टेन ही तो है, टेन इस पर प्लस 30 मतलब थर्ड क्वार्टर में लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा। आपको पहले ही देखना है, साइन पहले देखना है, चेंज करने से पहले देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो पहली बात तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये आपका सिंपल टेन 30 आ चुका है, क्योंकि टेन आपका चेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है भाई, हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये भी आपको क्लियर रहना है। तो आपका टेन का टेन ही रहेगा, टेन थर्टी की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/√3। आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे cos 120 की वैल्यू निकालना रहता, कैसे निकालता। cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30, यही हुआ ना। 90 प्लस 30 मतलब मैं यहां से इधर जा रहा हूं, इधर। तो अगर मैं यहां से इधर जा रहा हूं, तो यहाँ पे आपका cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मतलब इसका आंसर कहीं ना कहीं निगेटिव आएगा साथ में। अब एक चीज और देखो सॉरी, मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन से जंप कर रहा हूँ, वर्टिकल वाली लाइन से जंप कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साइन का कॉस में और कॉस का साइन में हो जाएगा, मतलब ये कॉस चेंज होकर साइन हो जाएगा। तो मतलब ये आपका साइन हो जाएगा और साइन 30। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि भाई यहाँ पे साइन 30 आ रहा है, साइन 30 यहाँ पे पॉजिटिव होगा या यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये नहीं सोचना है। आपको शुरू में देखना है कि कॉस 120 आपका यहाँ पे लाई करेगा, कॉस 120 मतलब ये निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 - 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। इस तरह से सॉल्व करना रहता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अगर आपका टी 0 से 90 है, तो आपको बताना कि कौन सा ट्रू है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि अगर टी की वैल्यू 45 होती तो 45 पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू, तो ये तो गलत हो गया पहला। अगर मैं दूसरे की बात करूं, तो यहाँ पे टी लेस देन 45 लिखा, तो मैं कोई एक वैल्यू मान लूंगा जिनकी वैल्यू हमें पता है। तो मैं सपोज 30 डिग्री मान लेता हूँ या 0 डिग्री मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन चलो मैं 30 डिग्री मान लिया, मान लेता हूँ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू हाफ होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है। कौन सा बड़ा, √3/2 बड़ा। तो क्या हाफ बड़ा है √3 से? नहीं, तो आपका ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, टी लेस देन 45 है, तो मैं 30 डिग्री ही मान लेता हूं। तो 30 डिग्री मान लिया, तो ये आपका क्या होता है, ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है। तो ऑब्वियस है आपका ये बड़ा है, तो मतलब ये सी वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा।
जो कि यहाँ पे सही हो गया। अगर मैं इसको फोर्थ वाला भी चलो देख लेता हूँ मेरा आंसर तो आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फोर्थ वाला भी देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टी, यार खांसी आ रही है मुझे, 1 मिनट। टी ग्रेटर देन 45 पे मतलब कहीं ना कहीं मैं 60 डिग्री मान सकता हूँ, तो 60 डिग्री मान लेता हूँ, तो यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। क्या ये बड़ा है? नहीं, बड़ा तो ये है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी गलत है। समझ में आ गया ना? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब आपको इसको थोड़ा सा गेस वर्क करो, कर पाओगे कि नहीं। देखो, आपको एक चीज पता है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि भाई साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो इसका पावर 4 मतलब पहले तो पावर 4 करने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव में भी ये वैल्यू 0 से 1 तक ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 से 1 तक की होगी, क्योंकि अगर मैं 0.9 का स्क्वायर करूंगा ना तो ये 0.81 आएगा। मतलब अगर वैल्यू 1 से छोटी है ना तो इसका स्क्वायर छोटा हो जाता है, मतलब सॉरी 0.9 आपका छोटा हो जाता है 0.9 के स्क्वायर से, अगर वैल्यू कम है। ठीक है, 1 से 0 1 के बीच में। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी 0 से 1 तक आएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी 0 से 1 तक आएगी। मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी अगर मान लो दोनों की, तो 1+1 आएगी, जो कि वैसे साथ में पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपको पता ही है। तो मैक्सिमम फिर भी अगर मैं मान लेता हूँ दोनों की वैल्यू अगर 1 1 हो ही गई, मान लेता हूँ अगर मैं, तो आपको पता है ये 1 1 2 हो जाएगा। मतलब 2 से तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं जा सकती। मतलब आपका ये और ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और साथ में आपको पता है 2 भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू आप मैक्सिमम 1 कर रहे हो तो इसकी वैल्यू जब 1 होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं आपका ये भी गलत हो गया, सॉरी ये 2 भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ 1 1 नहीं हो सकता। तो आपका तीनों ही ऑप्शन गलत हो गया, मतलब एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका करेक्ट आंसर है। समझ गए? ऐसे ही इसको देखो, नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाले को अगर मैं देखूं तो सेम चीज है। सेम चीज क्या है, आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बतानी है। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमने ऊपर देखा। अब 1 और 0 में आप देख लो मैक्सिमम क्या आ रहा है। तो अगर 1 आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम होगा, 0 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। फिर जैसे अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूँ 4 है, मान लेता हूँ 4 है, मान लेता हूँ आपकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई, और ऑप्शन में 3 और 2 दे रखा है। आपने कोई ऐसी वैल्यू गेस कर ली, मतलब आपको मान लो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं आपने गेस किया कि 3 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 3 और 2 दोनों, तो आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये तो 100% नहीं है। तो वैसे ही, तो मैं अगर यहाँ पे 0 डिग्री डाल दूं या 90 डिग्री डाल दूं, 0 डाला तो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 90 डाला तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तो दिख रही है, मतलब 0 तो नहीं होगा 100%, क्योंकि 0 तो छोटा है। तो आपका एक ही ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होगा, आपका एक ही बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू बता दो इसकी। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी भी आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। कैसे बताना है? जब भी आपको ऐसी मिनिमम वैल्यू दिखे और आपको कहीं ना कहीं ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखे, आपको दिख रहा है ना भाई, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ही तो होता है, यही तो होता है ना भाई। तो आपको दिख रहा है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब भी आपको ऐसा दिखता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, पूरा नहीं कह रहा हूं मैं, पूरा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे x², यहाँ पे 1/x² दिख रहा है आपको, तो अगर रेसिप्रोकल दिख रहा है तो आपको ये वाला रिजल्ट याद आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको कल परसों बताया था कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। तो वहां पे हमने इसका और इसका यूज किया था, लेकिन अब हमें इसका और इसका यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपको पता है यहाँ पे सिंपली आपको ये मानना है कि आपको दो नंबर्स दिए हैं। दो नंबर्स कौन से? पहला नंबर आपको 16 ये दिया है, और दूसरा नंबर आपको 9 ये दिया है। इसका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? 16s, इसको मैं s से दिखा रहा हूँ और उसको मैं c से दिखा दूंगा ना। ये आपका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे यार? 9 कॉसेक स्क्वायर, चलो c स्क्वायर, मतलब ऐसे समझ जाना ना, ये है। चलो मैं कॉसेक लिख दे रहा हूँ ना, वरना आप कॉस समझोगे, आप बड़े वो हो। ये इसका अर्थमेटिक मीन हुआ कि नहीं? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देते हैं, मतलब 16s² इंटू 9 कॉसेक स्क्वायर। ऐसे तो करते हो। ये मैंने सिंपल इस नंबर में पे मेरा 2 नंबर दिए थे, इनका मैंने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू ही तो निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो, ये साइन से कॉसेक चला जाएगा, आपका 16+9 मतलब 4 इंटू 3 12, और 12 दूना 24, तो कहीं ना कहीं आपका 16 साइन 4 थीटा, यहाँ पे 4 थीटा कर लेना यार, पे 4 थीटा ना, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 थीटा प्लस 9 कॉसेक 4 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या था? 4 तिहाई 12, और 12 इधर 24, तो आपका ये आ रहा है।
मतलब ये जो वैल्यू आपकी 24 है, 24 से ज़्यादा होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू 24 होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी 24 होगी, समझिए। अब थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये तो चलो आपका इसका आंसर आ गया 24 मिनिमम वैल्यू होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो हमने किया क्या, हमने क्या किया है, हमें पता है कि ये और ये एक दूसरे से कट जा रहा है, मतलब हमने 16 इंटू 9 का हमने कर दिया है रूट, 16 इंटू 9 का रूट कर दिया है, मतलब 4 तिहाई होता है 12, और उसका डबल, क्योंकि ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 12। ठीक है, तो 12 दूना 24 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पे निकालना रहता तो मुझे पता है ये तो चला जाएगा 25 नवा 225, जो कि 15 रूट के अंदर 225 है, जो 12 के आपका क्या हो जाएगा 15, और नीचे 2, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 30 आएगा, 30 मिनिमम वैल्यू इसका 30 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही इसका मिनिमम वैल्यू आ चुका है। कैसे आया, इस वाले रिजल्ट से आया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ काइट ABCD लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन। ठीक है, तो एक बेसिकली काइट है। ठीक है, काइट मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। काइट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, तो जो लॉन्गर डायगोनल है, मतलब ये आपका BD है, तो कहीं ना कहीं ये ABCD होगा। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ, इसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज बेसिकली ये होती है कि जो ये वाला एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, जो ये वाला एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, जो ये वाला एंगल होता है ये वाला, ये इसके बराबर होता है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करूं तो एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 ही होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके डायगोनल्स अगर जो है, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डायगोनली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया होगा वो हाफ D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक है, और काइट में एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि जो ये वाला जो छोटा वाला डायगोनल होता है ना, ये आपका बाइसेक्ट होता है, मतलब ये बड़ा वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, लेकिन ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेकिन सही है। अब आपको बताना क्या है, आपको ABD दिया है, मतलब आपको ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल आपको ABD वाला एंगल दिया है 54, कहीं ना कहीं ये आपको 54 डिग्री दिया है। ADB आपको दिया है, ADB आपको दिया है, ये आपको दिया है 50। तो आपसे पूछा क्या है, DCB, मतलब आपको ये वाला एंगल पूछा है, मतलब आपको पता है ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, रेड वाला आपको रेड से दिखाया था मैंने। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये आपका आ चुका है 76। तो अगर ये 76 है तो भाई ये भी आपका 76 हो जाएगा, तो आपका 76 करेक्ट आंसर आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स की, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पहली बात तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स आपके इंटरसेक्ट, मतलब 90 डिग्री पे मीट करते हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर आपके रोम्बस होते हैं, और आपको रोम्बस का पता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेक्टेंगल आपको पता ही है, इसमें कुछ बताना है नहीं। ठीक है, पैरेललोग्राम भी आपको पता है, यहाँ पे आपके ये वाला जो एंगल होता है अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और जो ये वाला एंगल है वो एंगल आपके इसको इक्वल होता है। रोम्बस में भी सेम चीज है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होता है, और यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो आपके परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं काइट की बात करूं, काइट में भी आपको यही सेम चीज बोला कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। इन दोनों का जो एरिया होता है, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं हाफ D1 इंटू D2 लिख सकता हूं, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस के तो बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। ट्रेपीजियम का मैंने एरिया आपको बताया था कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये ट्रेपीजियम का होता है। आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम कोई सेंस नहीं बनता, बस इतनी प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और साथ में मैंने जो अभी काइट की प्रॉपर्टीज ऊपर बताई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे कि अगर आपको कभी भी ऐसे दिखे, नहीं देखो तो आपको कन्वर्ट कर लेना है, जैसे x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x रेशियो y रेशियो जो z है वो आपका सिंपल a रेशियो b रेशियो c है। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट कर लेना, जैसे इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा, कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा सबको, तो आपका p अपॉन 5, क्योंकि 20 से मैंने डिवाइड किया है ना, इक्वल्स टू
क्यू अपॉन 1, 20 से मैंने सॉरी क्यू अपॉन 4 इक्वल्स टू आर अपॉन 1, क्योंकि मैंने इसको 20 से डिवाइड कर दिया पूरा, मतलब इसको आप 1/20 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे करो 1/20 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। अब मुझे इस फॉर्म में देखना है, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में ही देखना था। अब 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आपको इन तीनों का वो लेना था एलसीएम और उससे मल्टीप्लाई करना था, मतलब डिवाइड करना था, ऐसे कह लो। तो इससे आपको ये बात पता चल गई कि भाई पी क्यू आर का जो रेशियो 5:4:1 है, मतलब 10 की वैल्यू आपको 180 दे रखी है। भाई पी क्यू आर का सम 180 होगा कि नहीं, तो 10 की वैल्यू आपको सिंपल 180 दे रखी है, मतलब 1 की वैल्यू आपकी 18 आ चुकी है। आपसे पूछा कि आपसे क्यों पूछा है, तो 18 चौक होता है 76, सॉरी 72 होता है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगी बात कि नहीं, ठीक है। इतना आसान था, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, बस ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये किससे डिविजिबल होगा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ से कॉमन लेना है। जैसे अगर मैं 6 की पावर 25 कॉमन ले लूँ तो 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर बचा और यहाँ पे 6 का क्यूब बचा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रही है कि ये आपका 216 है, ये आपका 36 है, ये आपका 6 है, ये आपका 1 है, 36 18, 19 हाथ लगा 1, 259। तो मतलब ये सिंपल आपका 6/25 × 259 ही तो लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा 259 से डिविजिबल है कि नहीं, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज और दिख रही है कि ये 6 की पावर 25 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 × 3 की पावर 25 है। तो अगर यहाँ से मैं 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 की पावर 8 में यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो 2 इसमें से मैं 2 की पावर 8 भी कॉमन निकाल सकता हूँ, जो कि 256 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैं 256 भी कॉमन ले पा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ये 256 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब इसका ये भी आंसर सही है, मतलब इसके दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत पूछ लिया गया था, ठीक है, तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अलजेब्रा के क्वेश्चन में या ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन में कभी भी आपको ऑप्शंस में ऐसी वैल्यूज दिख जाए, मतलब वैल्यूज दिख जाए, आपको वैल्यू पुटिंग से करना है। अब वैल्यू पुटिंग से कैसे करते हैं, देखो कभी कभी तो इधर कुछ ना देख के सिंपल ये पूछ लेते हैं, तो आपको कोई भी वैल्यू मान लो जो नॉट डिफाइंड ना हो, बस कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बस नॉट डिफाइंड ना हो ना। जब यहाँ पे कुछ ना दिया रहता है, जब यहाँ पे कुछ दिया हो तो आपको कोई भी वैल्यू मान के इसको सेटिस्फाई करा देना है, फिर इसमें डाल देना। बस ये ध्यान रखना कि इसको सेटिस्फाई तो करे, साथ में ये नॉट डिफाइंड ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू 0 0 0 मान लूँ, तो इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो बस आपको वो चीज ध्यान रखना है कि नॉट डिफाइंड ना हो और इसको सेटिस्फाई करे। तो मैंने क्या किया ना, मैंने 1 1 और -2 मान लिया। मैंने यहाँ पे इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया -2। इससे क्या हुआ, क्या यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो रहा है क्या, ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा आ जाएगा 4। भाई ये 1 है, ये 1 है, ये -2 है, तो ये हो गया। नीचे मेरा क्या आ रहा है नीचे मेरा आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है मेरा -2, मतलब +4 आ जा रहा है, +2 सॉरी +2 आ जा रहा है। तो अब आपका 8 आपको दिख रहा है 4, जो कि आपका आंसर आ चुका है 2। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना कैसे करना है, कितना आसान है करना है इसको। जब भी आपको ऑप्शंस में वैल्यू दिखता है ना, आप यहाँ पे कोई वैल्यू मान के सेटिस्फाई करा लो जो यहाँ पे नॉट डिफाइंड ना हो, फिर वही वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है इसको करने का। जैसे अगर मैं नेक्स्ट में भी देखूँ ना, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखा, साथ में मुझे यहाँ पे ये दिखा, तो कहीं ना कहीं इसको भी वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और सेटिस्फाई कराने में आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, वो वाला आइडिया ड्रॉप कर दो, ठीक है। समझ गए ना क्यों ड्रॉप किया, वो भी बता रहा हूँ क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू सेटिस्फाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो वाला आइडिया ड्रॉप कर दो। अब करना कैसे है, बहुत सिंपल है। पहली बात तो आप एक कॉन्सेप्ट ये सीख लो कि अगर आपका इफ A/B = C/D है, तो आपका ए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है बता दूं, कॉम्पोनेंडो स्पेलिंग देख लेना यार, एंड डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर A/B = C/D है, तो आप एक बार ऊपर दोनों का सम, नीचे दोनों का डिफरेंस, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का यूज करने के लिए।
अब जैसे अगर यहाँ पे सिंपली क्या किया है, आपको जो ऊपर दिख रहा है और नीचे दिख रहा है, आपने एक बार उसको ऐड कर दिया, एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक बार आपने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, यही तो किया है और थोड़ी ना कुछ किया है। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, तो आप देखो कितना आसान बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आपका टू सेक थीटा बन जाएगा, और अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आपका माइनस चला जाएगा, तो आपका टू टेन थीटा बन जाएगा। यही तो बना। इधर भी अगर मैं इधर, भाई ये चीज जो मैंने इधर किया है वो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो सात चार होता है 11, और सात में से चार चला जाएगा, होता है आपका 3। ठीक है, अब इससे ये चला गया, ये आपका वन अपॉन कॉस है, आपका साइन अपॉन कॉस है, कॉस से कॉस चला गया, वन अपॉन साइन बचा जो कि कॉसेक थीटा होता है, जो कि कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या देखिए 11/3 दे रखी है। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के भी अगर आप ऑप्शंस देखो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यूज ही दिख रहा है। तब आपको सर ये पी क्यू आर दिख रहा है, आप वैल्यूज कैसे बोल रहे हो? तो आपको ये बात पता है कि ये पी क्यू आर कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड आता ना तब मुझे सॉल्व करना पड़ता है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे पी क्यू आर है तो कहीं ना कहीं मैं वैल्यू पुटिंग से कर सकता हूँ। अब वैल्यू पुटिंग का मतलब सिंपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक ए कॉस बी ये सब दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे ए बी के कोई भी वैल्यू पुट कर लो, जो आपका आंसर आ रहा है वही आएगा। चाहे आप 30 डिग्री डालो, चाहे 60 डिग्री डालो, चाहे 90 डालो, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। कोई भी वैल्यू डालो, तो कोई भी वैल्यू मैं डाल के भी निकाल सकता हूँ। मैं 30 डिग्री डालूंगा तो भी मेरा आंसर, इसमें जो भी आंसर है वो आएगा। 60 डालूंगा तो भी वही आंसर आएगा, 45 डालूंगा तो भी वही आंसर आएगा। तो क्यों ना मैं कोई ऐसी वैल्यू मानूं, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी वैल्यू डालूं जो मेरी कैलकुलेशन को ईजी करे। ठीक है, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ए और बी है ना, ए और बी दोनों को मैं मान लेता हूँ कि 98 डिग्री है, मान लेता हूँ, या 0 डिग्री मान लेता हूँ। तो 90, अगर 90 डिग्री मानता हूँ तो 90 डिग्री पे आपको पता है कि आपका कॉस जो होता है वो 0 होता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो दिक्कत कर देगा, मतलब ये आपका टेन जो है ना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपको नॉट डिफाइंड नहीं करना है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने कॉस को 1 मान लिया और साइन को 0 कर दिया। तो आपका ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, और ये भी डिफाइंड है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0 डिग्री मान लिया, क्योंकि वहां पे कॉस आपका 1 होता है और साइन आपका 0 होता है। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो आपकी कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू पी आ चुकी है। ये आपका 0 है तो कहीं ना कहीं आपकी वाई की वैल्यू 0 आ चुकी है। ये आपका 0 है तो कहीं ना कहीं आपकी जेड की वैल्यू 0 आ चुकी है। आप यहाँ पे डाल दो इसको, तो आपका पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये आपका 0 है, प्लस ये आपका 0, तो आपका 1 करेक्ट आंसर आ चुका है। हमने वैल्यू पुटिंग से कितने आसानी से इसको कर दिया। जैसे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो आपको ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शंस में दिख रहा है वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे ना आप इसकी कोई भी वैल्यू डालो ना, आपका आंसर यही आएगा जो आना है। मान लो तो इसका आंसर मान लेता हूँ 2 है, तो 2 ही आंसर आएगा, चाहे यहाँ पे 30 डिग्री डालो, चाहे 60 डालो, चाहे 0 डालो, चाहे 90 डालो, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो जब कोई भी वैल्यू डालने पे आ जा रहा है, तो मैं कोई क्यों ना ऐसी वैल्यू मानूं जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेम चीज किया, सेम क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, बस थोड़ी बहुत चेंज करके देखो, आपका सीजीएल में ही अच्छा एक दिन बाद आया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। इट टेक्स 700 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू अ लेवल अ प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। हमें एरिया बताना है प्ले ग्राउंड का। ठीक है, सिंपली आपको देखो एक सिलेंडर दे रखा है, अगर आप उसको थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो तो मानो एक सिलेंडर है, ये रोलर है बेसिकली, रोलर है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, 49 दे रखा है, और हमें इसकी लेंथ दे रखी है 200। तो यही घूमेगा, ये जो रोलर है ना, यही ऐसे रोड पे घूम रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, तो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, जो इसका कवर्ड सरफेस एरिया हो रहा है ना, वही तो कवर कर रहा है। ये वाला थोड़ी ना जमीन पे घिस रहा है, जमीन पे तो, रोड पे तो ये वाला हिस्सा घिस रहा है ना। तो मतलब ये इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो बेसिकली वो एरिया कवर कर रहा है। तो 1 रिवॉल्यूशन में 1 सी एस ए कवर करेगा, ऐसे ही 700 रिवॉल्यूशन में 700 इंटू इसका जो सी एस ए होगा वो कवर करेगा, और इतना ही एरिया उसने लेवल किया है। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 π r h होता है। तो एक बार हम निकाल लेते हैं 700 रिवॉल्यूशन। साथ में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 4312 4312 43, चलो मुझे मतलब बहुत ही बारीकी से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे 10 का ही फर्क है मोस्टली जगह। 700 रिवोल्यूशन और 700 सी एस ए, सी एस ए क्या होता है, 2 π r h, 2
पाई आर 49 और एच क्या है, एच यहाँ पे 200 है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे उड़ा दिया, यहाँ पे मुझे 4 जीरो दिख रहा है, 4 जीरो मतलब 10⁴ दिख रहा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए, लेकिन अब मुझे अगर यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो ये आपका 44 और ये आपका हो गया 88, मतलब 49 इंटू 88 किया है, 8 9 होता है 72, हाथ लगा 7, 39 392 2 4312, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन भी बारीकी से आपको करनी है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज h/4। द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ द रिजल्टिंग कोन टू द फ्रस्टम। पहली बात तो ये यहाँ पे आपका डॉट होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपका एमटीएस में पूछा गया है। कैसे करेंगे, और आपको इससे ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं सारे क्वेश्चन छांटता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ सीजन का देख रहा हूँ। पिछले 5 साल में जितने भी टाइप्स आ रखे हैं ना, मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। सारे टाइप्स आपको कवर हो जाए, सब कुछ आपका रिवीजन हो जाए, यही मेरा एम है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक कोण दे रखा है, ठीक है, ये आपको कोण दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसकी जो हाइट h है, मान लेता हूं इसकी हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है। इसको हम बाद में देख लेंगे। इसको मैं कट कर रहा हूं, आपको साफ साफ लिखा है कि बेस से h/4 की दूरी पे मैं इसको कट कर रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं मैं यहां से जो कट कर रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं h/4 है। तो मैं थोड़ा सा ना आपको इरेज करके रेशियो लिख के बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मैं रेशियो बताना है। तो बेसिकली आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये आपका था तो ये 1/4 कर दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये आपका 1 है तो कहीं ना कहीं ये 4 था क्योंकि 1/4 किया गया है। अब आपको बताना क्या है कि जो ये कोन बना है ना, ये आपका बेसिकली ये कोन बन जाएगा ना जब आप काट दोगे, तो इस कोन का कर्व सरफेस एरिया और इस फ्रस्टम, ये फ्रस्टम बन चुका है ना ये आपका, इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से आपको दिख रहा है तो ये आपके बेसिकली दो ट्रेंगल बन चुके हैं, एक ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, और ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। और आपको पता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट h है, ये हाइट 1 है, तो कहीं ना कहीं सॉरी ये 4 है, ये 1 है, तो कहीं ना कहीं ये आपका 3 होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इस ट्रेंगल में ये 3 है, इस ट्रेंगल में ये 4 है पूरा, मतलब 3:4 है। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंगल में ये 3 होगा, इस ट्रेंगल में ये 4 होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे रेडियस का भी रेशियो दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये रेडियस जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कितना, 3 दिख रहा है, और ये रेडियस मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है 4, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर देता हूं, मुझे सब कुछ पता है अब, ठीक है। अब मैं सॉल्व, और साथ में मुझे ये पता है कि इसका जो हाइट है वो 3 है, ठीक है, और पूरे का हाइट 4 है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं निकालता हूं, मुझे पता है भाई कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, और इसका क्या होता है पाई आर प्लस आर और एल होता है। यहाँ पे एल डिफरेंट है, यहाँ पे आर आर डिफरेंट कह लो, ऐसे कुछ कह लो, ठीक है। यहाँ पे आपका ठीक है, पाई से पाई चला गया और बाकी कुछ नहीं काटना क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आर ये कोन है, कोन मतलब ये वाला हिस्सा, ये कोन है, ये पूरा कोन है ये। तो इसका जो आपको रेडियस दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 3, जो आपको लेंथ दिख रही है एल। भाई एक बात और समझो, अगर आपको समझा पाऊं मैं, ये ट्रेंगल है, इसका भी रेशियो 3/4 होगा, तो ये एल का भी रेशियो 3/4 होगा। मैं लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, एल का भी रेशियो 3/4, ये पूरा 4 आप समझ जाना 4 है, ठीक है, ये पूरा आपका 4 होगा, ठीक है। हाँ, तो L 4 है, यहाँ पे R प्लस आर मतलब R प्लस आर आपको दिख रहा होगा, R प्लस आर 7, और L कितना है आपको दिख रहा होगा, L 1 है। यहाँ पे आपको ध्यान से अगर दिखाऊं तो L भाई इस फ्रस्टम का L ये है ना भाई, जो कि 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 1 है, तो आपको कहीं ना कहीं 9:7 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप देखो, आपको वैल्यूज दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ एबीसी, मतलब आपको कहीं ना कहीं एबीसी की जो आप वैल्यू मानोगे तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब आप एबीसी की कोई भी वैल्यू मान लो ना, आप 90 45 45 मान लो, 90 30 60 मान लो, आप 120 30 30 मान लो, 120 15 45 मान लो, कोई भी वैल्यू मानोगे ना, आपका इसमें से जो आंसर है, मान लो आंसर ये है तो आपको यही आंसर आएगा, चाहे जो वैल्यू मान लो, बस ए बी सी मिलकर तीनों 180 बनने चाहिए। तो क्यों ना मैं अपने लिए बहुत ही आसान सी वैल्यू मानूं,
जैसे मैंने ए बी सी तीनों को 60-60-60 मान लिया, तो मुझे ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने ए को क्या माना था, बी को क्या माना था, सी को क्या माना था, मुझे पता है तीनों को 60-60-60 है। तो मैं अपना काम आसान करूंगा। तो मैंने अपना काम कैसे आसान किया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये tan a/2 मतलब tan 30 हो जाएगा, मतलब 1/√3। और ये आपका 60 120/2 60 आ रहा है, तो मतलब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 3/√3 हो चुका है। और यहाँ पे सेम चीज है, बस वो माइनस में, मतलब 1/√3 माइनस 2/√3 है। तो कहीं ना कहीं ये आपका 3/√3 था, और कहीं ना कहीं आपका -1/√3 है। तो कहीं ना कहीं आपका ये सिंपल -1 इसका आंसर आ जा रहा है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मानना है। यहाँ पे 2-3 रिजल्ट और देख लेते हैं, 2 रिजल्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट हमने लास्ट क्लास में देखा था कि tan a प्लस बी प्लस सी आपका क्या होता है, tan a, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस आपका ये 180, पहली बात तो a प्लस बी प्लस सी 180 है। इफ, ठीक है, इफ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ब्रैकेट में कर दो, तीनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। साथ में अगर a प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 है ना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो आपका tan a tan b tan c होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब आ जाओ आगे, बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।